हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ASZ एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में एक प्रकाश है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। जब 1 सेमी आकार की वस्तु को 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति और स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो आप पहले जो गिवन है उसको लिखिए। ठीक है, इससे आपको क्या मालूम पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है और हमारे पास क्या क्या है, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या दिया है, 1 सेमी आकार का, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आकार की वस्तु को 10 सेमी फोकस दूरी, यानी F बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी के अवतल दर्पण, अब देखिए वहां पे क्या बोला है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में F की वैल्यू हमेशा किस में होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, F की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, तो F की वैल्यू यहाँ पे -10 हो जाएगी। ठीक है, दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, यानी U की वैल्यू क्या हो गई 15 सेंटीमीटर। अब U की वैल्यू भी हमेशा माइनस में होती है, तो U की वैल्यू भी हम लोग माइनस में रखेंगे। तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति और स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको V निकालना है और M निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोग यहाँ पे क्या बोला है, दर्पण, अवतल दर्पण बोला है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, अब देखिए 1/F की वैल्यू क्या है -10 है। ठीक है, F की वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, नेगेटिव -10 हो जाएगा, बराबर 1/V की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, प्लस अब U की वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, -1/15। अब ये क्या हो जाएगा -1/15। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग अब करेंगे तो 1/-1/10, ठीक है, बराबर 1/V प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। ठीक है, 1/15। अब देखिए -1/10, अब इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/V। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए आप 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3, 10 3 जा 30 होता है, तो ऊपर -3 हो गया, प्लस 15 दूना 30 होता है, तो यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/V। अब यहाँ से आप लोग अगर V की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पहले प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन माइनस वाले का मान ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा ऊपर -1/30। ठीक है, बराबर 1/V, यही है ना यहाँ पे। अब देखिए अब आप यहाँ पे V दोनों 1/अपॉन में है, तो इसको आप ऊपर उल्टा कर लीजिए, तो V बराबर क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, V बराबर क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। समझ में आया। आपको इसी तरीके से लिखना होगा। अब आगे देखिए आपसे क्या पूछा है, M की वैल्यू। M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको पास हाइट ऑफ इमेज नहीं गिवन है। ठीक है, तो V/U बराबर भी क्या होता है M होता है, तो M की, अब देखिए यहाँ से आप लोग M की वैल्यू निकाल लीजिए, तो V/U बराबर क्या हो जाएगा M। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे V कितना है -30 है। ठीक है, U बराबर, अब देखिए यहाँ पे U बराबर क्या है, U बराबर कितना है -15 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है -V/U होता है। ठीक है, V/U नहीं -V/U होता है, तो यहाँ पे ये बाहर माइनस होगा। ठीक है, अब बराबर M हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट गया, 15 कम 15, 15 दूना 30, तो यहाँ से M की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से M की वैल्यू -2 आ गई। अब देखिए अब आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू M, तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इमेज नहीं है, ये हम लोग को फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखिए ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, तो M की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, M की वैल्यू हम लोग निकाले हैं -2। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1, तो HI भी कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दर्पण द्वारा बनाई गई वस्तु की छवि वास्तविक, उल्टी और आवर्धन -1 है। ठीक है, मतलब M बराबर कितना दिया है -1। ठीक है, M बराबर -1 है। यदि छवि दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर बनता है, मतलब V बराबर कितना दिया है 40 दिया है। ठीक है, V बराबर 40 सेंटीमीटर, तो वस्तु कहाँ रखी गई है, मतलब आपसे U पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है दर्पण द्वारा, ये नहीं बताया कौन सा दर्पण, लेकिन दर्पण बोला है ना, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है V/U बराबर M होता है कि नहीं।
दर्पण सूत्र में मतलब आवर्धन का सूत्र क्या होता है, V/U बराबर m होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 है। ठीक है, अब v की वैल्यू आपको v की वैल्यू कितनी गिवन है, 40 है, और u बराबर आपको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से आप निकालेंगे अगर, तो u बराबर -u, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब देखिए -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -u आ जाएगा बराबर 40। अब यहाँ से अगर u की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u की वैल्यू आएगी -40। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी -40, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए क्या दिया है, 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु को अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखा गया है, जो 3 सेमी ऊंचा वस्तु प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए क्या गिवन है, तो 2 सेमी ऊंचाई का यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु को अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखा गया है, u बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 3 सेमी ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी आपको गिवन है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है, m होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज आपके पास कितना है, 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2, तो ये किसके बराबर आ गया, m के बराबर आ गया कि नहीं। m आपके पास कितना है, 3/2 है। आप इसको डेसिमल में मत कीजिए क्योंकि आपको m की वैल्यू नहीं पूछा है, आपके किससे पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ है, मतलब आपसे पास v की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए v, अब दर्पण में क्या होता है, यहाँ पे देखिए दर्पण भी बोला है। ठीक है, अवतल दर्पण बोला है यहाँ पे, तो दर्पण का क्या होता है, V/U होता है कि नहीं, V/U बराबर m। अब देखिए यहाँ पे आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, और u बराबर क्या है, u बराबर, अब u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है तो -16 हो जाएगा, u की वैल्यू -16 हो गई। ठीक है, और m की वैल्यू क्या है, देखिए m की वैल्यू है 3/2, तो m बराबर 3/2 हो गया। अब यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर -16 गुणे 3/2 हो जाएगा कि नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो v बराबर आ गया 8 के 8 दूना 8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक 24 होता है तो -24 आ जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू आपके पास कितना आ गई, -24। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या बोला है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी f आपसे पूछा है। तो अब देखिए f अगर हम लोग को फाइंड करना है तो आप फिर दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आपसे f की वैल्यू पूछा है, v की वैल्यू आपके पास कितना है, देखिए यहाँ पे v की वैल्यू -24 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको -24 लिख ले रहे हैं, प्लस u की वैल्यू क्या है, -1/16। ठीक है, ये 16 है, u की वैल्यू आपके पास यहाँ देखिए 16 गिवन है। ठीक है, लेकिन u की वैल्यू हम लोग हमेशा माइनस में लेते हैं इसलिए -16। अब देखिए 1/f बराबर -1/24 -1/16, तो यहाँ से 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप देखिए 16 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 16 और 24 का हम लोग एलसीएम निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ से 2 और फिर यहाँ पे 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अब 24 दूना 48 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 16 3 48 होता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 1/f बराबर क्या आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5/48। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको अगर रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, तो 1/f, अब यहाँ पे f की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, -48/5। अब 5 9 जा 45, यहाँ पे अब देखिए आप 8 है ना, ये 8 है, 5 9 जा 45 हो गया, तो आपके पास कुछ 9.2 करके आएगा। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेकिन माइनस में -9.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 2 सेमी लंबी एक वस्तु को 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेमी है, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर लंबा एक वस्तु, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है इस बार फिर 2 सेंटीमीटर।
10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में हम लोग f हमेशा माइनस में रखते हैं, तो -10 आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेमी है, मतलब u बराबर कितना दिया है, -15 हो जाएगा। हम लोग u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखते हैं, तो u बराबर -15 आ गया। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति वही आपको फिर फाइंड करना है, तो आपको v फाइंड करना है और m फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपके पास f है, u है, तो आप लोग पहले v फाइंड कर लीजिए। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि ये दर्पण सूत्र होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे ना कि दर्पण सूत्र से आपको ऐसे पेपर में लिखना होगा, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू आपके पास कितना है, -10, ठीक है, 1/v। अब देखिए यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, अब माइनस में u की वैल्यू हमेशा रखेंगे, तो u बराबर कितना है, -15 है, ठीक है। अब देखिए 1/10 -10 बराबर 1/v माइनस 1/15, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -1/10 प्लस 1/15, ठीक है। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे, ये अलग अलग है, ठीक है, तो -1/10 प्लस 1/15। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो 1/v बराबर 10 3 जा 30, तो -3 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में 30। तो यहाँ से अब 1/v बराबर क्या आ गया, -1 अपॉन में 30, यानी v बराबर -30, ठीक है, v बराबर -30 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास v है और u है, तो आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो v/u बराबर क्या होता है, m होता है कि नहीं। अब यहाँ से आप v की वैल्यू क्या है, देखिए v की वैल्यू है -30, ठीक है, और u की वैल्यू क्या है, -15 है, बराबर m। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया, और 15 दूना 30, तो m बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी m ये इसका सेंटीमीटर नहीं होता, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इसका आवर्धन कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए एक छात्र ने अवतल दर्पण का उपयोग करके एक मोमबत्ती की लौ की छवि को सफ़ेद स्क्रीन के पर केंद्रित किया, स्थिति नीचे दी गई है, ठीक है। अब देखिए लौ की लंबाई कितनी है, 15 सेमी है, सॉरी 1.5 सेमी है। दर्पण की फोकस लंबाई कितनी है, 12 सेमी है। दर्पण से लौ की दूरी 18 सेमी है। यदि लौ दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत है तो निम्नलिखित की गणना करें। दर्पण की छवि आपको फाइंड करनी है, दर्पण की छवि की दूरी मतलब आपको v फाइंड करना है, और छवि की लंबाई मतलब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए क्या दिया है, लौ की लंबाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, दर्पण की f गिवन है, और u भी गिवन है, ठीक है। तो फिर आप वही दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, फिर आप क्या बोला है, अवतल दर्पण ही बोला है, तो अवतल दर्पण में f हमेशा माइनस में रखेंगे। तो f की यहाँ पे f की वैल्यू कितना है, फोकल लंबाई देखिए कितना 12 सेमी है, तो -12 हो जाएगा, बराबर v आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे इसके प्लस लगाएंगे। अब u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखेंगे, और u आपके पास कितना गिवन है, देखिए लौ की दूरी 18 सेमी है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस हो गया 1/18, ठीक है। अब आप इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/12 प्लस 1/18, ठीक है। अब 1/v बराबर, अब देखिए आपको फिर इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो अब 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, आप इसको पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 3, फिर यहाँ पे सॉरी 9 होगा, तो यहाँ पे 3 1 और 3 फिर 3, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 3 जा 36 होता है, तो ऊपर -3, और यहाँ पे 18 2 जा 36 होता है, तो ऊपर 2 हो गया। तो 1/v बराबर फिर क्या आ गया, -1/36। अब यहाँ से v बराबर क्या आएगा, -36, ठीक है। v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -36, और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, तो आप इसको यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज पूछा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन ही है, लेकिन आपको m की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको m भी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हाइट v बाई यू क्या होता है, v बाई यू बराबर m होता है कि नहीं अवतल दर्पण में। तो v की वैल्यू आपके कितना निकाला, -30 निकाला। u की वैल्यू आपके पास कितना है, -18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से m की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए 36 है, ठीक है, ये 36 होगा, यहाँ पे गलती हो गई, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको जब बदला तो 1/36 आएगा, ठीक है। तो v बराबर -36, 30 नहीं 36। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या इसको रखेंगे, 36 रखेंगे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब m बराबर 2 आ गया तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा पेज ऐड कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर m होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 हो गया, हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है, और m बराबर हम लोग ने यहाँ क्या निकाला है, 2 निकाला है, ठीक है। तो m बराबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये इधर क्रॉस ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 1.5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू HO हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15/20 हो जाएगा, ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब इसको आप काट लीजिए, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 0 बार में 0.45 जा 4 9 जा 34, 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितना आ गया, 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप इतना भी लिख देंगे 0.8 सेंटीमीटर, तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप एकदम ये नहीं है कि दशमलव में आ रहा है तो आप दशमलव बढ़ाते ही जाएंगे, 2 अंक से ज़्यादा आपको दशमलव नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास अब क्या है। एक 2 सेमी ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से 32 सेमी की दूरी पर रखा गया है। छवि वास्तविक उल्टा और 3 सेमी आकार का है। दर्पण की फोकस दूरी और वह स्थिति ज्ञात कीजिए जहां छवि बनती है। तो आपको इस बार क्या निकालना है, f निकालना है, फोकस दूरी और स्थिति निकालनी है, मतलब v निकालना है। तो देखिए ये 2 सेमी ऊंचाई है, तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आपको कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो 2 सेमी हो गया, ठीक है। और अवतल दर्पण है, फिर 32 सेमी की दूरी पर रखा है, मतलब u आपके पास कितना है, -32 हो जाएगा। u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, ठीक है। छवि वास्तविक उल्टा और 3 सेमी आकार का बनता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी आपको गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस, अब देखिए यहाँ से आप m की वैल्यू सबसे पहले निकालिए, क्या m की वैल्यू, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है, m होता है। तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास कितना है, 3 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये m की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए v बाई यू लगाइए, अब v बाई यू बराबर m, क्योंकि हमको क्या निकालना है, v की भी वैल्यू निकालनी है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर m इंटू यू हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर m की वैल्यू क्या है, 3/2 है, गुणे u की वैल्यू क्या है, देखिए u की वैल्यू -32 है, तो -32 लिख दीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, अब 16 में आप 3 से गुणा कीजिए, तो 16 त्रिक 16 जा 16, 32, 16 3 जा 48, ठीक है। तो -48 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। v बराबर कितना आ गया, -48। तो देखिए हम लोग v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। स्थिति क्या है इसकी, -48 है, f आपको फाइंड करना है। फिर आप दर्पण सूत्र लगा लीजिए, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/ माइनस में है तो -48 है, ठीक है, प्लस 1/u की वैल्यू आपके पास कितना है, देखिए u की वैल्यू क्या है, -32 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, -32, देखिए यहाँ पे -32, ठीक है। अब देखिए 1/f बराबर -1/48, अब यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/32, ठीक है। तो देखिए अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 96, ठीक है, 96, तो 48 2 जा 96, अब यहाँ पे माइनस है,
और ये 32 तिहाई 96 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/f बराबर -5/96। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से अगर निकालेंगे आप f की वैल्यू, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 96 -96/5, क्योंकि ये भी अपॉन में था, ये भी अपॉन था, दोनों को पलट दिया हम लोगों ने। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा कितना 4, 5 9 जा 45, 1 बचा, 5 2 जा 10, 19.2 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका 19.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, माइनस में, सॉरी देखिए इसका आंसर किस में आएगा, f बराबर -19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मोटर गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की, अब यहाँ पे देखिए इस बार क्या बोला है, उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इस बार उत्तल दर्पण बोला है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दिया है, 3 सेमी है, मतलब आपके पास सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर दिया है। सॉरी देखिए यहाँ पे मीटर में दिया है, आपको किस में दिया है, मीटर में, और बाकी आपको देखिए आप देख लीजिए ऐसे ही सब वैल्यू किस में दिया है, मीटर में ही दिया है। तो ठीक है, हम लोग मीटर में ही रख लेते हैं। तो सी बराबर क्या दिया है, 3 मीटर। ठीक है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब आपके पास यू है, यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है वो गाड़ी पीछे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यू बराबर 5, लेकिन यहाँ पे माइनस में। ठीक है, तो यू की वैल्यू -5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपके पास गिवन है यहाँ पे सी। ठीक है, तो सी बराबर क्या होता है, सी बराबर f/2, f बराबर क्या होता है, c/2। ठीक है, तो आप अगर f बराबर यहाँ पे c का आधा कर लीजिए तो 3/2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए f की वैल्यू आप किस में रखिए, इसमें ऐसे ही डाल दीजिए। ठीक है, मीटर, f बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 मीटर। ठीक है, f की वैल्यू आ गई। अब आपको देखिए u की वैल्यू आपको निकालनी है, v की, सॉरी, तो आप अगर v की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो फिर वही उत्तल दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू आपके पास कितना है, 3/2 है, तो f की वैल्यू आप 3/2 रख लीजिए। ठीक है, 1/v आपको निकालना है। अब देखिए प्लस, अब u हमेशा माइनस में होता है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/5। ठीक है, ये माइनस में है, तो अब प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसके जगह 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2/3 लिख लेते हैं। ठीक है, 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस, सॉरी अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से -1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इधर भेज दीजिए, तो 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू v 1/v। अब देखिए 5 3 15 होता है इसका एलसीएम, तो 15 आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 होता है, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर 1/v। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/13। देखिए 10 + 3 13, और इसको बदल देंगे, ऊपर उल्टा कर देंगे तो 15/13 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने f की वैल्यू निकाली है तब भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर आपने f भी दशमलव में रखा है तो वो भी आप दशमलव में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका वो भी सही है। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसी आई है, v की, अब देखिए v की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, तो ये अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आप सबसे पहली बात तो आपको क्या बोला है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, तो आप उसको तो ऐसे ही आप उत्तल दर्पण देख के लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए यदि वायु में प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, तो और कांच में अपवर्तनांक 30 डिग्री है, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वही बात है, वही फॉर्मूला आ जाएगा sin i अपॉन में sin r। ठीक है, आप अगर इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपतन कोण आपके पास क्या है, sin i की वैल्यू sin 45। ठीक है, अब sin r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन भी है, r और i गिवन भी, हिंट भी गिवन था। ठीक है, तो sin r की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। अब देखिए sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक मिनट, इसका भी लग रहा है कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। अब देखिए इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2/√2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/√2। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो अब √2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है और नीचे √2 है ही, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आप इसको परमेयीकरण भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से अगर आप इसका परमेयीकरण अगर करेंगे तो फिर आप √2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2√2 नहीं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2√2 होएगा ऊपर, अब नीचे √2 × √2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, आया √2 ही। तो आप सेंस का भी काफ़ी प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके पास अगर टाइम का इशू हुआ तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही ध्यान से और ट्रिकी मेथड से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, टैंक के तल पर रखा एक सिक्का पानी में डालने पर उभरा हुआ प्रतीत होता है, समझाइए। तो क्यों प्रतीत होता है उभरा हुआ, देखिए जब प्रकाश के अपवर्तनांक की घटना के कारण, यह प्रकाश के अपवर्तनांक की घटना के कारण होता है। यह सिक्का से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। प्रकाश कहाँ जाती है, सघन से विरल में जाती है। इस प्रक्रिया में यह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। तो आप अपवर्तनांक का नियम जानते हो, अगर सघन से विरल में जाते हैं तो दूर हो जाती है, विरल से सघन में आते हैं तो अविलंब के पास आ जाती है। जिस बिंदु से अपवर्तनांक किरणें आती हुई प्रतीत होती है वहाँ सिक्का की स्पष्ट स्थिति देखी जा सकती है, चूँकि किरणें सिक्के के ऊपर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, इसलिए सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आप अगर आपको 1 नंबर में पूछे या 2 नंबर में, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ना कि ये अपवर्तनांक के कारण, प्रकाश के अपवर्तनांक कारण सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। देखिए अगला क्या दिया है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो देखिए क्या है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के एक विशिष्ट बिंदु से अभिसारित होती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, ये अवतल दर्पण ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी रेखा हो गई, यहाँ पे आपका ध्रुव होता है P, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C। तो देखिए आपसे क्या बोला है, जब मुख्य रेखा के ऐसे समांतर रेखा आती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस मुख्य बिंदु से हमेशा आती है उसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपका फोकस है, आप इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपसे मान लीजिए कभी अगर पूछ लेता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मतलब सी क्या होता है अवतल दर्पण में, तो आप कैसे बताएंगे, जिस प्रकाश जहाँ से मतलब उसकी लेंस की त्रिज्या जहाँ से लेंस बनी होती है उसकी त्रिज्या को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप किसी भी एक प्रकाश का उदाहरण लेके आप उसका डिफिनेशन जैसे ये बनाया आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को पसंद क्यों किया जाता है। देखिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वस्तु का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ड्राइवर अपनी पीछे की बहुत बड़ी क्षेत्र को भी देखने में समर्थ होता है। अब जैसे आप कोई मान लीजिए टेम्पू लेके जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे से कोई बड़ा ट्रक आ गया, तो आपका अब उतना क्या ट्रक के बराबर तो आपका दर्पण होगा नहीं। तो अवतल दर्पण क्या करता है, उसका बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे आप उस ट्रक को आसानी से देख सकते हैं कि हमारे कहाँ है, पीछे है कि आगे है। मतलब पीछे ही होगा, जाहिर सी बात है, मतलब किस साइड है, तेज़ी से आ रहा है, हमको पास मांग रहा है कि नहीं, आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अवतल दर्पण वही लगा लेंगे तब तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा वो ट्रक दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस के सीधे भाग को यहाँ पे देखिए क्या बोला है, उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढकने से प्रतिबिंब निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या बोला है, यह एक बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है यदि हम एक उत्तल लेंस में किसी भी पेड़ को देखते हैं और फिर लेंस को आधे काले कागज से ढक देते हैं, तब पर भी हमें पेड़ का पूरा प्रतिबिंब देखने पर, यद्यपि प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो जाएगा, मतलब थोड़ा उसका जो इमेज दिखेगा वो थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन आपको इमेज दिखेगा, उसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं क्या पता आप किस्मत खराब हुई पूछ लिया तो आपको ये सब भी आना चाहिए, ठीक है।
और अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने से कुछ भी बना के लिख दीजिए, छोड़िए मत, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अपवर्तन सिद्धांतों के संबंध में चर्चा करते हुए हवा, पानी और कांच जैसे विभिन्न माध्यमों से गुजरने वाले प्रकाश कैसे व्यवहार करती हैं। तो देखिए आपसे ये इनडायरेक्टली आपके अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है कि आप अपवर्तन के बारे में क्या जानते हैं, वही लिखिए। तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए ये जल है, ठीक है, अब प्रकाश ऐसे गई, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे घूमी, थोड़ा सा और घूमी, मान लीजिए 90 डिग्री अगर टर्न हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रांतिक कोण हो जाएगा और ये अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह एक प्रकाशीय घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी शर्तें क्या है, देखिए प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समझाइए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। तो आपको अब इसमें बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो होता कैसे, आपको उसका प्रोसेस बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश की किरण प्रकाशीय रूप में सघन माध्यम जैसे पानी से प्रकाशीय रूप से विरल माध्यम जैसे हवा में, मतलब आपसे क्या इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है कि पानी से हवा में जा रही है, मतलब प्रकाश पानी से निकली हवा में जा रही है, पानी अधिक सघन होता है तो अब हवा उससे कम, तो सघन से विरल में आ रही है, ठीक है। में आंतर पृष्ठ पर अलग अलग हुए दो माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर जाती है तथा एक बार फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मतलब ऐसे प्रकाश गई, ऐसे गई और फिर उसी माध्यम में लौट आई, या फिर 90 मतलब क्रांतिक कोण से उसका कोण अधिक हो गया तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी के कारण रेनबो भी बनता है। प्रकाश जो बारिश होती है उसमें सनलाइट अगर जाता है तो उसके अंदर जैसे ये मान लीजिए ये बूंद हो गई, ठीक है, अब इसमें ये प्रकाश ऐसे गया तो अब देखिए प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है कि नहीं, अब ये इसको कई 7 रंगों में तोड़ देगा। अब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब ये बाहर नहीं निकल जाएगा कि थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा भी होता है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तभी आपको रेनबो देखने को मिलता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये 7 रंग बाहर ऐसे विचलित दिखाएंगे, तो ये क्या इसका निर्माण करता है, रेनबो का, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेनबो का निर्माण कैसे होता है, तो आप इसको बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेनबो का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन क्या नियम है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होना चाहिए और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इजी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, इंद्रधनुष के बनने की व्याख्या करें। तो अब इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण बनता है। प्रकाश पानी की बूंद में प्रवेश करता है, हवा से सघन पानी में जाते समय धीमा हो जाता है, ठीक है। मतलब जब प्रकाश पानी में प्रवेश करती है थोड़ा धीमा हो जाती है और मुड़ जाती है। प्रकाश बूंद के अंदर से परावर्तित होकर अपने घटक तरंग दैर्ध्य रंगों में अलग हो जाती है। मतलब वही प्रकाश अगर जाती है तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, विबज्योर नाम का रंग जो होता है उसमें डिवाइड हो जाती है। जब प्रकाश बूंद से बाहर निकलती है तो यह इंद्रधनुष बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सितारों के टिमटिमाने को समझाइए, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना है और इन परतों का अपवर्तनांक सूचकांक अलग अलग होता है। मतलब अब देखिए वायुमंडल कई प्रकार के परतों से बना है, जैसे लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और 3-4 होते हैं, तो ठीक है। उनका जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरणें तारों से आकर वायुमंडल में गुजरती हैं तो वे कई बार अपवर्तन से गुजरती हैं, ठीक है। अब जैसे कई सारे अगर स्पेयर हैं तो अलग अलग जगह वो अलग अलग अपवर्तनांक से अपवर्तित होंगे। इस वजह से तारों से अलग अलग आने वाली प्रकाश किरणों का पथ लगातार बदलता रहता है। मतलब कभी सघन से विरल में आ रही हैं, विघन से सरल में जा रही हैं, तो इससे उनका जो रास्ता होता है किरणों के आने का वो कई बार वो बदलता रहता है, ठीक है। इसी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि अंतरिक्ष में वस्तुतः ऐसी कोई भी नई
यार तेरी के कोई भी नहीं कैसी हो है खावा, लेकिन अमित की बात हवा के काम रहा ये धीरे धीरे से ग्रुप बस होया वाला बा बस लास्ट ये शांत हो मिले। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो चूंकि अंतरिक्ष में वस्तुतः ऐसी कोई कुछ भी नहीं है जो प्रकाश को हमारी आंखों तक बिखेर सके या फिर विकर्णन कर सके, ठीक है। मतलब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आसमान में होते हैं, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं होता जिससे वे प्रकाश हमारे आंखों तक रिटर्न किसी से टकरा कर आए। इसलिए हमें प्रकाश का कोई भाग दिखाई नहीं देता और आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम का ऐसा भाग होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। तो आप बस ऐसे ही लिख देंगे प्रिज्म क्या होता है। इस प्रकार आप देखिए यहाँ से ये दो कोणों पे ऐसे झुका है ना, बस आप ऐसे इसको समझा देंगे। अब इसमें आपको इतना डिटेल में एकदम नहीं लिखना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपको, देखिए क्या बोला है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है होने पर वह किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी घटना होती है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।